हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व ड्रॉ किया था एंड उससे हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकाले थे। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एंड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को हमने एक्सप्लेन किया था। ठीक है। एंड आज के इस वीडियो में हम क्या कर रहे होंगे, उसी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के कर्व को एक्सप्लेन कर रहे होंगे यूजिंग अ मॉडल कॉल्ड लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व कुछ इस तरीके से दिखता था, थोड़े स्पाइक्स होते थे एंड ये अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट हो जाता था एक पॉइंट के बाद। ठीक है। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड न्यूक्लियन। ठीक है। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को न्यूक्लियन नंबर के साथ हम प्लॉट करते थे, तो कुछ इस तरीके का प्लॉट बनता है। ये बहुत ज्यादा फेमस प्लॉट है। ठीक है। इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इसको ना एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे होंगे लिक्विड ड्रॉप मॉडल से। ठीक है। लिक्विड ड्रॉप। सो लिक्विड ड्रॉप मॉडल में क्या करते हैं हम, न्यूक्लियस को एक लिक्विड ड्रॉप की तरह ट्रीट करते हैं। ड्रॉप की तरह ट्रीट करते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है, तुम लोग सोच रहे हो काफी वेग ट्रीटमेंट है कि मतलब कैसे न्यूक्लियस को कैसे लिक्विड ड्रॉप की तरह ट्रीट करें, है ना। बट एक्चुअली इट इज नॉट क्वाइट वेग, बट ये काफी ज्यादा रिगरस और रिजिड क्या बोलते हैं कंपैरिजन है न्यूक्लियस का लिक्विड ड्रॉप के साथ। ठीक है। तो इसका एसेंस देने के लिए मैं तुम लोगों को एक चीज बता देता हूँ। ठीक है। लिक्विड ड्रॉप में क्या हो रहा होता है कि लिक्विड ड्रॉप में देर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स। ठीक है। ए, ठीक है। एंड ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। तो मान लो कि तुम्हारा क्या है, H2O मॉलिक्यूल, मतलब पानी है। ठीक है। पानी का ड्रॉप है। उसमें क्या होता है, H2O मॉलिक्यूल होता है। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का लिक्विड ऑक्सीजन है। तो उसमें भी क्या होता है, ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ पे बाइंड रहते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। तो यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल है। तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है। सिमिलरली अब न्यूक्लियस में भी बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं, है ना। एंड वो भी एक दूसरे के साथ बाउंडेड रहते हैं। जो लिक्विड ड्रॉप में जैसे न्यूक्लियस में क्या होता था कि एक जो न्यूक्लियॉन है, ये वाला न्यूक्लियॉन जो है, ये बस अपने आसपास वाले न्यूक्लियॉन के साथ ही इंटरेक्ट करता था, है ना। एंड दूर वाले न्यूक्लियॉन के साथ इंटरेक्ट नहीं करता था। ठीक है। सिमिलरली लिक्विड ड्रॉप में भी क्या होता है कि यहाँ का जो बीच का मॉलिक्यूल है ए, ठीक है, ये बस आसपास के मॉलिक्यूल के साथ ही इंटरेक्ट कर सकता था। ठीक है। एंड मतलब दूर के मॉलिक्यूल के साथ ये इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है। तो ये एक सिमिलैरिटी है। एंड दूसरा सिमिलैरिटी ये है कि जैसे अब न्यूक्लियर फोर्स और ये मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स अगर हम देखें, कंपेयर करें, तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स कैसे आता है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बेसिकली दो टाइप का होता है। पहले तो एक अट्रैक्टिव पोटेंशियल लगता है, जो कि होता है -1/r⁴m प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू वी अट्रैक्टिव लिख देते हैं। ठीक है। अट्रैक्टिव पोटेंशियल होता है क्योंकि अट्रैक्टिव पोटेंशियल में नेगेटिव साइन होता है, ये सबको पता है ना। मैं फर्स्ट लेक्चर से बताता आ रहा हूँ तुम लोगों को ये चीज। ठीक है। एंड एक होता है रिपल्सिव पोटेंशियल, +1/r⁴n इज प्रोपोर्शनल टू वी रिपल्सिव। ठीक है। अब ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव पोटेंशियल कहाँ से आया, तो मान लो कि एक मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल बी है। ठीक है। मॉलिक्यूल ए का एक न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, एंड मॉलिक्यूल बी का भी एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है ना। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है, ठीक है, ऑर्बिटल्स में अपने। ठीक है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है। ठीक है। तो होगा कि अट्रैक्टिव पोटेंशियल का सोर्स क्या है, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, फिर न्यूक्लियस जो खींच रहा है इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। ठीक है। ये होता है क्या, इसके अट्रैक्टिव पोटेंशियल का सोर्स। ठीक है। एंड रिपल्सिव पोटेंशियल का सोर्स क्या है, जब न्यूक्लियस न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इट देयर इज अ रिपल्सिव पोटेंशियल। ठीक है। एंड इन दोनों के अगर हम मतलब अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव पोटेंशियल का कर्व मैं ड्रॉ करूं अगर, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अम, वाह यार, आज सीधी बन रही है लाइन मेरे से, मजा आ गया। लगता है आदत हो गई है। तो ये होता है अट्रैक्टिव पोटेंशियल, सॉरी रिपल्सिव पोटेंशियल। तुम लोग खुद भी ड्रॉ कर सकते हो। एक काम करना, डेस्मोस में जाना, 1/x 1/x x की कोई भी पावर ले लेना, m और n की कोई भी पावर ले लेना। ठीक है। तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मतलब कैसे ये चीज होता है। सो ये एक रिपल्सिव पोटेंशियल है। एंड अट्रैक्टिव पोटेंशियल कुछ इस तरह का होता है, -1/r⁴n का ग्राफ ऐसा होता है ना। एंड ओवरऑल अगर मैं ड्रॉ करूं, ओवरऑल अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव को मतलब दोनों को मिला के अगर मैं ड्रॉ करूं, तो कुछ इस तरीके का पोटेंशियल बनता है। ठीक है। कुछ इस तरीके का पोटेंशियल बनता है, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पोटेंशियल।
ठीक है। एंड ऐसा ही कुछ पोटेंशियल हमारा किस में भी बनता था, न्यूक्लियस में भी बनता था। जिसको नहीं पता है, अगेन वही सेम चीज बोलूंगा, प्लीज गो एंड वॉच द सेकंड वीडियो ऑफ आवर न्यूक्लियर फिजिक्स प्लेलिस्ट, है ना। मैं तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ना, कि बार बार इसलिए बताता हूँ कि यार अगर जिसने नहीं देखा है तो गो एंड वॉच दैट वीडियो, बिकॉज तुम लोगों को सच में समझ में नहीं आएगा अगर तुम लोगों को कुछ आइडिया नहीं होगा इस चीज के बारे में, ठीक है। मैं ये यहाँ पे बस बोलता रहूंगा और तुम लोगों को समझ में ही नहीं आएगा क्या चल रहा है। तो बेटर ये रहेगा कि पहले तुम लोग शुरू से शुरू करो। आई डोंट केयर अबाउट व्यूज एंड आई डोंट केयर अबाउट सब्सक्राइबर्स एंड ऑल, मैं इसलिए मैं बोलता भी नहीं हूँ कि तुम लोगों को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कुछ कुछ मत करो, बस देखो, समझो, सीखो। ठीक है, अगर कोई डाउट आए तो मुझे मैसेज करो। इसमें इंस्टाग्राम हैंडल दे रखा है मैंने, ठीक है। ये इंस्टाग्राम हैंडल, आई थिंक अंडरस्कोर है यहाँ पे, अंडरस्कोर शर्मा अंडरस्कोर 07, ठीक है। इसमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है, अगर कोई डाउट वाउट आए। ठीक है, मैं तुम लोगों को नोट्स वगैरह भी बना के देने की सोच रहा हूँ, ठीक है। वेबसाइट वगैरह मैंने अपने एक दोस्त को काम पे लगा रखा है उसमें भी, ठीक है। तो कोई डाउट आए तो पूछ लिया करो। एंड मैं वही बोल रहा हूँ कि सीरीज ऑफ लेक्चर्स को सीरीज की तरह ही फॉलो करो, जैसे तुम वेब सीरीज को फॉलो करते हो ना, वैसे ही फॉलो करो। मैं ये फिर अपने फायदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोगों के फायदे के लिए ही बोल रहा हूँ, क्योंकि समझ में नहीं आएगा फिर बाद में वही चीज हो जाएगी, पूरी वीडियो देख लोगे कुछ समझ में ही नहीं आएगा फिर, है ना। तो सीरीज में फॉलो करते रहोगे तो काफी ज्यादा नई इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिलती रहेगी, है ना। और सीक्वेंस में जाएगा तो तुम्हारे दिमाग को भी मतलब आइडिया रहेगा, अच्छा ये था पहले, अब ये है, ठीक है। तो ऑल इन ऑल कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियर पोटेंशियल और लिक्विड ड्रॉप का जो ये मॉलिक्यूलर पोटेंशियल है, लगभग लगभग मोटा मोटी हम इसमें सिमिलैरिटी ड्रॉ ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। एंड इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि हम न्यूक्लियस को एज ए लिक्विड ड्रॉप ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं न्यूक्लियस में और लिक्विड ड्रॉप में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिक्विड ड्रॉप को, सॉरी, न्यूक्लियस को लिक्विड ड्रॉप की तरह ट्रीट करके इससे कुछ फिजिकल कंक्लूजन्स ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बाइंडिंग एनर्जी, हमें हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारा मेन मोटिव ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व है ये रिप्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी का जो कर्व है ये हम कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे ये हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो बाइंडिंग एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, वो एक फंक्शन ऑफ ए होनी चाहिए, है ना, एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ ए होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी क्या बोल, जैसे जैसे ए बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे ए बढ़ेगा, ए जैसे जैसे इंक्रीजेस, बाइंडिंग एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, है ना। जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे न्यूक्लियर फोर्स वगैरह का बढ़ेगा, है ना। एंड वैसे 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 ही हमारा बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ेगा, है ना, क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा बड़े न्यूक्लियस को होल्ड करके रखने के लिए एक दूसरे के साथ, है ना। एंड कम एनर्जी चाहिए होगा कम कम न्यूक्लियॉन्स, कम साइज वाले या फिर कम कम न्यूक्लियॉन्स वाले न्यूक्लियस को होल्ड करके रखने के लिए, ठीक है। तो इट मस्ट बी इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ it। अब इंक्रीजिंग फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी एफ ऑफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए टू द पावर 4, ठीक है। ये हो सकता है सारी चीजें। बट हमें ये पता है कि ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर 4 नहीं हो सकता। क्यों? सबसे पहली बात तो अगर binding energy was proportional to a square, then binding energy per nucleon per a would be a function of a, ठीक है, would be proportional to a। बट ये कर्व देखो तुम, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ए, ठीक है। ये क्या है, एक ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट है। शुरुआत में थोड़ी सी मतलब आ जाती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, बट ये मोटा मोटी ओवर अ वाइड रेंज, बहुत बड़े रेंज में ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, एक कांस्टेंट है। तो बाइंडिंग एनर्जी कैन नॉट बी अ फंक्शन ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। एंड दूसरा प्रूफ कि बाइंडिंग एनर्जी मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ ए ओनली, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ ए ओनली इज दैट न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स, है ना। न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए तुम मान लो कि ऐसे अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ए ए। चलो एक काम करो, 1 2 3 4 ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सकें। वैसे तो मतलब न्यूक्लियॉन्स है, दे आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल, बट अभी के लिए मतलब फॉर क्लासिकल ट्रीटमेंट मान लो, ठीक है। 7 8 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 15 16 17 18, ठीक है। ये न्यूक्लियॉन्स है जो कि मतलब क्या बना रहे हैं, एक पूरे के पूरे न्यूक्लियस को बना रहे हैं, ठीक है। 18 मास नंबर वाला न्यूक्लियस हमने ले लिया, ठीक है। अब क्या है, हमें पता है कि वन सिर्फ इनके साथ ही
क्या कर सकता है, इनके साथ ही इंटरेक्ट कर सकता है। 117 के साथ नहीं कर सकता, 118 के साथ नहीं कर सकता, एंड बाहर जितने भी है उनके साथ नहीं कर सकता है इंटरेक्शन, ठीक है। तो इट कैन फॉर्म ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ पेयर्स, ठीक है। मान लो कि इट इज सराउंडेड बाय कितने कितने से सराउंडेड है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 से सराउंडेड है। वन इज सराउंडेड बाय 7 न्यूक्लियाई, ठीक है। तो अभी के लिए जनरल ट्रीटमेंट के लिए हम मान लेते हैं वन इज सराउंडेड बाय n न्यूक्लियाई, ठीक है। तो वन इज सराउंड इफ वन इज सराउंडेड बाय n न्यूक्लियाई, तो इट कैन फॉर्म कितने पेयर्स, n इंटू n पेयर्स, है ना, मतलब ये n पेयर्स फॉर्म कर सकता है, क्योंकि वन इज सराउंडेड बाय कितने पेयर्स, कितने नंबर्स, n नंबर्स के साथ ये सराउंडेड है, तो ये n पेयर्स बना सकता है, ठीक है। सिमिलरली ये किसके करस्पॉन्डिंग होगी, ये वन के करस्पॉन्डिंग। सिमिलरली टू कैन ऑल्सो फॉर्म n पेयर्स, ठीक है। थ्री कैन ऑल्सो फॉर्म n पेयर्स, है ना। ऐसे करते करते जो जितना एथ मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, ये सिर्फ मान लो कि सिर्फ 18th नहीं है, मतलब ऐसे करते 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 तुम्हारा ए मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, ठीक है, ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स बोल रहा हूँ, ये मॉलिक्यूल्स नहीं न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है। सो एथ मॉलिक्यूल भी, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। सो एथ मॉलिक्यूल भी कितने कितने के साथ इंटरेक्ट करेगा, एन के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। एथ मॉलिक्यूल भी एन के एन पेयर्स बनाएगा, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स वो होंगे, अब इन सबको ऐड कर दो, n प्लस एन प्लस एन प्लस एन प्लस करोगे तो कितना बनेगा, ए टाइम्स, है ना, ए टाइम्स एन। तो ये टोटल बनेगा ए इंटू एन, ठीक है। एन को ए टाइम्स ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू एन हो जाएगा, है ना। सो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स इतने हो जाएंगे, है ना। एंड बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पेयर्स, ठीक है। क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी का सोर्स क्या है, न्यूक्लियर फोर्स ही तो है ना बाइंडिंग एनर्जी का सोर्स। तो जितने ज्यादा पेयर्स होंगे उतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी, है ना। सो बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू ए इंटू एन, और मतलब ए इंटू एन, है ना। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दो और इस एन, क्योंकि एक एन एक कांस्टेंट है ना, तो इसको भी एब्जॉर्ब कर लो, ठीक है। सो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू ए वी इंटू ए, ठीक है। सो एक हमारा ये हो गया, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम टर्म, ठीक है। सो बाइंडिंग एनर्जी क्या होना चाहिए, इज इक्वल्स टू ए वी इंटू ए, इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम टर्म, ठीक है। अब ऑफ कोर्स ये एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू ए वी इंटू ए जो है, ये एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये कांस्टेंट तो हो रहा है, बट ओनली आफ्टर अ सर्टेन रेंज, ओनली आफ्टर अ सर्टेन ए, ठीक है। इसमें अब अभी कुछ करेक्शंस करने की जरूरत है। सबसे पहला करेक्शन तो ये है कि सरफेस टर्म का करेक्शन आएगा। अब सरफेस टर्म में कैसे करेक्शन आएगा, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, मान लो कि ये सरफेस में है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस का बाउंड्री है, ठीक है। अब ये जो 17th न्यूक्लियस है, ठीक है, अब वन ने तो कितने के साथ पेयर बनाया, वन ने तो एन नंबर के साथ एन एन पेयर्स बना लिया, ठीक है, एन न्यूक्लियस के साथ पेयर बना लिया, ठीक है। बट ये 17th टर्म जो है, 17 18 9 10 ये जितने भी टर्म्स है, ठीक है, ये कितने के साथ बना पाएंगे, ये एन के साथ नहीं बना पाएंगे पेयर्स, ठीक है, ये एन पेयर्स नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अच्छा मैं एक और चीज यहाँ पे बोलना भूल गया, टोटल नंबर ऑफ पेयर जो होंगे ये ए एन डिवाइडेड बाय 2 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर वन एट के साथ पेयर बना रहा होगा तो एट वन के साथ भी पेयर बना रहा होगा, है ना। तो हमने दो बार काउंट किया है इस चीज को, वन एट का पेयर जो है वो सेम पेयर है एज कम्पेयर टू एट वन का पेयर, है ना, बट हमने दो बार काउंट कर लिया, जब एट के साथ कर रहे थे ना, सो एन एट के साथ कर रहे थे ना, तो एट का एन पेयर जो थे उसमें एक वन के साथ भी पेयर था, है ना, एंड वन का एट के साथ जो पेयर है वो भी सेम है, क्योंकि वन और एट का पेयर इज इक्वल्स टू एट और वन का पेयर, है ना। तो इसलिए यहाँ पे डिवाइडेड बाय टू आएगा, ठीक है, बट प्रोपोर्शनैलिटी वही रहेगी, है ना। सो यहाँ पे डिवाइडेड बाय टू आएगा, एंड यहाँ पे ए वी इंटू ए आएगा, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया हमने ए वी के साथ, ठीक है। सो अब क्या होगा कि ये जो बाहर वाले न्यूक्लियस है, सरफेस वाले जो जितने भी न्यूक्लियॉन्स है, ये मतलब क्या होगा, ये एन नंबर ऑफ पेयर्स नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली दे कैन नॉट फॉर्म एन नंबर ऑफ पेयर्स, एंड सो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट सर्टेन टर्म्स, जिससे हमारा जो सरफेस वाला टर्म जो है वो अकाउंट कर सके हम, ठीक है, क्योंकि सरफेस में हमें एग्जैक्टली ए पेयर्स नहीं बनेंगे, ठीक है। तो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम द वॉल्यूम टर्म,
term in order to get the correct estimation. तो अभी पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं सरफेस में, ठीक है। जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे सरफेस में, ठीक है, उतना ही ज्यादा करेक्शन हमें करना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा सब्ट्रैक्शन हमें करना पड़ेगा, ये वॉल्यूम टर्म से, ठीक है। तो बेसिकली सरफेस में जितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं, अब वो कैसे पता चलता है कि सरफेस में कितने न्यूक्लियॉन्स है? इट डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। सरफेस में जितने उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे, एंड जितने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स उतना ही ज्यादा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें, है ना। तो सरफेस एरिया कितना होता है स्पीयर का, अगर हम मान के चलें कि ये स्पीयर है, तो सरफेस एरिया हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर इज द रेडियस ऑफ स्पीयर, है ना। एंड आर हमें क्या पता है, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3 होता है ना। अच्छा सॉरी, ये मैंने वॉल्यूम लिख दिया, हो जाती है मिस्टेक कभी कभार। सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, सॉरी। हाँ जी, तो सरफेस एरिया जो है वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, एंड आर जो होता है आर नॉट ए की पावर 1/3 होता है, ठीक है। और सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर जो है आर नॉट स्क्वायर ए की पावर 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया जो जितना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी से, जो ये वॉल्यूम वाला जो बाइंडिंग एनर्जी है उससे, है ना। वॉल्यूम टर्म से उतना ही ज्यादा हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हमें हमारे पास एनर्जी कम होगी एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि हमने यहाँ पे एन पेयर्स का काउंट करके चले हैं, है ना। तो एनीवेज वी नीड टू सब्ट्रैक्ट दिस एनर्जी फ्रॉम दिस, एंड ऑब्वियसली सरफेस एनर्जी जो होगी इट वुड बी प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि सरफेस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द सरफेस विच इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो सरफेस एनर्जी वुड बी प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी जो होगा, जिसको मैं बाइंडिंग एनर्जी सरफेस से रिप्रेजेंट करूंगा, वो होगा, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कांस्टेंट हटा के आई विल जस्ट राइट ए एस इंटू ए की पावर 2/3, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी सरफेस में कितना होगा, ए एस इंटू ए की पावर 2/3। बस वी वांट टू लुक दी वी वांट टू सी हाउ दिस क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी डिपेंडेंट ऑन ए, है ना। क्योंकि हमें बाइंडिंग एनर्जी पर ए वर्सेस ए का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सरफेस बाइंडिंग एनर्जी। चलो इतना हो गया। बट जितना भी हमने अभी तक ये किया है, एनालिसिस किया है, यहाँ पे हमने ये मान के चला है कि सारे सारे जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो सेम तरह के होते हैं, और उनमें सिर्फ एक न्यूक्लियर फोर्स ही लगता है, ठीक है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगता मॉलिक्यूल्स, सॉरी मॉलिक्यूल्स बोल रहा हूँ, न्यूक्लियॉन्स के बीच में उनमें क्या भी लगता है, उनमें कूलम इंटरेक्शन भी लगता है, ठीक है। एंड कूलम इंटरेक्शन क्या करेगा, बाइंडिंग एनर्जी को घटाएगा कि बढ़ाएगा? ऑब्वियस सी बात है, कूलम इंटरेक्शन बाइंडिंग एनर्जी को घटाएगा, क्योंकि इट रिपेल्स टू प्रोटॉन्स, है ना। दो प्रोटॉन्स को एक दूसरे के साथ रिपेल करेगा ये। तो इसीलिए जो अपना बाइंडिंग एनर्जी है वो घटेगा। अब वो घटेगा, कितना घटेगा ये देखना पड़ेगा। अब जो कूलम एनर्जी होगा, कूलम एनर्जी होगा, इट वुड बी प्रोपोर्शनल टू, कितना होता है कूलम एनर्जी, इट वुड बी प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स तो नहीं बोल सकता, प्रोटॉन्स, ठीक है। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, एंड दो न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे को मतलब रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, ये रिपेल करना चाहिए एक दूसरे के साथ। एंड जितना एनर्जी से वो लोग एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उतना ही एनर्जी हम घटा देंगे वॉल्यूम टर्म से, है ना। एंड एक और काम करते हैं, यहाँ पे ना एक नेगेटिव टर्म लगा लेते हैं, जो कि सिग्निफाई करता है कि ये घटा रहा है, बाइंडिंग एनर्जी को घटा रहा है, ठीक है। जो वॉल्यूम टर्म है उसको घटा रहा है। सो अब कूलम एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे हमारे पास, ठीक है, वो हमें देखना पड़ेगा। सो एक न्यूक्लियस है, मान लो कि ए एक्स जेड, ठीक है, जिसमें ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, उसमें जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। एंड जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर होंगे, तो हमें अगर ये क्या बोलते हैं, इसकी एनर्जी के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, जैसे कि मान लो कि जेड प्रोटॉन्स है, तो जेड प्रोटॉन्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये इस पे रिपल्सन लगा रहा होगा, ये इस पे 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 लगा रहा होगा, इस पे एंड इस पे, ठीक है। एक एक जो प्रोटॉन है, जो बीच वाला जो प्रोटॉन है, सेंटर वाला प्रोटॉन है, वो सब पे ही रिपल्सन लगा रहा होगा, है ना।
एंड यहाँ पे कोई भी ऐसा टर्म नहीं छूटेगा, कोई भी ऐसा न्यूक्लियाई नहीं छूटेगा जिसपे ये रिपल्सिव फोर्स नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि कूलम फोर्स इज लॉन्ग रेंज फोर्स। ठीक है, कूलम फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है, तो इसीलिए सेंटर वाला जो न्यूक्लियाई है ये बाहर वाले न्यूक्लियाई के पे भी क्या करेगा, बाहर वाले न्यूक्लियाई पे भी फोर्स लगाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे जेड, जेड माइनस वन बाई टू, है ना। जेड, जेड प्रोटॉन से हमारे पास, एंड जेड माइनस वन इंटरेक्शन होगा, है ना। इसी इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, तुम लोग इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। एक और तरीका मैं तुम लोगों को बता देता हूँ इसको देखने के लिए, ठीक है। सो टोटल अगर तुम्हारे पास जेड प्रोटॉन्स है एंड तुम्हें दो प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन बनाना है ना, क्योंकि तुम्हें इंटरेक्शन देखनी है दो प्रोटॉन के बीच में, है ना। तो अगर जेड प्रोटॉन से तो मतलब तुम्हें दो पेयर बनाना है, दो का पेयर बनाना है, तो कितने पेयर्स पॉसिबल हो सकते हैं, जेड सी टू, है ना, यही होता है। अब इसको कैलकुलेट करो, इतने पेयर्स बनेंगे एंड इतने पेयर्स होंगे ये, है ना, जेड सी टू। अब जेड सी टू की वैल्यू कितनी होती है, जेड, जेड माइनस सॉरी जेड फैक्टोरियल, जेड फैक्टोरियल बाई जेड माइनस टू का फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, जो होगा जेड, जेड माइनस वन, जेड माइनस टू का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जेड माइनस टू का फैक्टोरियल इंटू टू। अब ये और ये कट गया, तो क्या बचा, कितने पेयर्स बचे, जेड इंटू जेड माइनस वन बाई टू, ठीक है। इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, क्योंकि तुम्हें पेयर ऑफ टू बनाना है ना। तो ये हो जाएंगी तुम्हारी टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ पेयर्स इज प्रोपोर्शनल टू ये पोटेंशियल एनर्जी, है ना, जितने पेयर्स होंगे उतने पेयर्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी लगेगा, है ना। सो कूलम एनर्जी जो होगा, कूलम एनर्जी जो होगा, इट वुड बी प्रोपोर्शनल टू z इंटू जेड माइनस वन बाई टू, ठीक है। ये इट वुड बी प्रोपोर्शनल टू दिस थिंग, ठीक है। बट इट वुड ऑल्सो बी प्रोपोर्शनल टू, अब ये तो नंबर ऑफ पेयर्स है ना, नंबर ऑफ पेयर्स है, तो इसके साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं ना। हम बस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं देख रहे हैं, नंबर ऑफ पेयर्स इनटू वो कितना पोटेंशियल एनर्जी लगा रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को। तो ये हमें देखना है। तो फिर कूलम एनर्जी वुड बी प्रोपोर्शनल टू जेड इंटू जेड माइनस टू इंटू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब सिमिलरली आर की वैल्यू पुट करो, आर नॉट ई की पावर क्या, वन बाई थ्री। तो तुम्हें क्या मिलेगा, ये जो कूलम एनर्जी है इट वुड बी प्रोपोर्शनल टू जेड, जेड माइनस वन डिवाइडेड बाई ए की पावर वन बाई थ्री, ठीक है। सो टोटल कूलम बाइंडिंग एनर्जी जो है, कूलम बाइंडिंग एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा, ए सी इंटू जेड माइनस वन बाई ए की पावर वन बाई थ्री। एंड सिंस ये घटाता है बाइंडिंग एनर्जी को, तो यहाँ से एक नेगेटिव साइन तुम डाल सकते हो, ठीक है। चलो, ये कूलम एनर्जी के बारे में भी बात हो गई, ठीक है। बट अगर तुम्हें ये एक रफ एस्टिमेशन है, क्यों, क्योंकि ये जो आर है ना, ये हमने क्या ले रखा है, न्यूक्लियर रेडियस के बारे में, न्यूक्लियर रेडियस ले रखा है, ठीक है। बट न्यूक्लियर रेडियस एक्चुअली में ये होता नहीं है, क्योंकि आ, अगर मान लो बड़ा न्यूक्लियस है, ठीक है, बड़ा न्यूक्लियस है, तो फिर ये जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में, एंड इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, ये दो डिस्टेंस इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस आर को जो है ना एवरेज आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे आर के जगह में एवरेज आर लेना पड़ेगा। तो एवरेज आर अगर तुम लोगे ना, तो बाइंडिंग एनर्जी जो एग्जैक्ट फॉर्म बनेगी, एग्जैक्ट, ये एक एस्टिमेशन है वैसे। तो अगर तुम इसको एवरेज आउट करोगे ओवरऑल न्यूक्लियस में, तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा थ्री बाई फाइव जेड इंटू जेड माइनस वन ई स्क्वायर बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट ए की पावर वन बाई थ्री बनेगा, ठीक है। ये बनेगा तुम्हारा एग्जैक्ट बाइंडिंग एनर्जी, एंड ये कभी कभार ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये तुम लोगों को लिखवा रहा हूँ, और ये मैं तुम लोगों को एम्फेसाइज करा रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं यहीं से ये यही सेम चीज करके मैं भाग सकता था, ठीक है। बट ये आता है एग्जाम्स में, पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार तुम लोगों को अभी ये बता दूं, ठीक है। सो ये चीज, ये मतलब जो भी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, ठीक है, तो ये याद कर लेना। कभी कभार हम क्या करते हैं ना, जब बड़ा जेड होता है ना, जेड इज वेरी वेरी लार्ज, वेरी वेरी भी नहीं, मतलब जेड 10 से बड़ा होता है, 20 से बड़ा होता है, तो हम क्या करते हैं, जेड जेड माइनस वन को अप्रोक्सीमेटली जेड जेड स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन में इजी हो जाता है, ठीक है। सो ये फॉर्मूला याद कर लेना जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ये और ये दोनों फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट। ओके, सो हमने वॉल्यूम टर्म डिस्कस कर लिया, सरफेस टर्म डिस्कस कर लिया, एंड कूलम टर्म डिस्कस कर लिया, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, अब ये तीन तो हमारे मेन कैरेक्टर्स है स्टोरी के, ठीक है। बट कुछ साइड कैरेक्टर्स भी है जो कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहला साइड कैरेक्टर है हमारा एसिमेट्री टर्म, ठीक है। एसिमेट्री टर्म कहाँ से आता है, इसका इसको समझने के लिए पहले हमें न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि न्यूक्लियस किससे बनता है, प्रोटॉन से बनता है एंड न्यूट्रॉन से बनता है ना। प्रोटॉन किसके थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, प्रोटॉन कूलम इंटरेक्शन के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है ना। एंड ये न्यूक्लियर इंटरेक्शन के थ्रू इंटरेक्ट करता है, ठीक है। न्यूट्रॉन सिंस दे आर चार्जलेस, दे इंटरेक्ट थ्रू न्यूक्लियर इंटरेक्शन, ठीक है। अब कूलम इंटरेक्शन में क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी है वो घटती है, क्यों, क्योंकि रिपल्सन हो रहा होता है एंड न्यूक्लियस को अनस्टेबल बनाने की तरफ बढ़ता है कूलम एनर्जी, है ना। एंड न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये, इससे बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, क्यों, क्योंकि ये जो है अट्रैक्टिव फोर्स होता है एंड अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस को बाइंड करके रखने में मदद करता है, ठीक है। अब न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पे भी मतलब क्या बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी को बढ़ाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे इसमें अब एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जैसे जैसे हमारा मास नंबर बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर भी बढ़ेंगे, है ना। एंड वैसे वैसे हमारा कूलम एनर्जी भी बढ़ेगा, ठीक है। अब कूलम एनर्जी के बढ़ने से प्रॉब्लम क्या होगा कि देखो जैसे एक हैवी न्यूक्लियस है, ठीक है, बहुत ज्यादा हैवी न्यूक्लियस है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, ठीक है, बहुत ज्यादा, बहुत सारे पार्टिकल्स इन द सेंस न्यूक्लियॉन्स में बोल रहा हूँ, ठीक है, तो समझ जाना थोड़ा सा हो जाता है गड़बड़ी इसमें, बोलते बोलते फ्लो फ्लो में, ठीक है। तो हाँ, ये बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं इसको, बहुत ज्यादा न्यूक्लियॉन्स है यहाँ पे, ठीक है। तो अब काम करते हैं, इसको रेड से ले लेते हैं, ठीक है। एक रेफरेंस पार्टिकल मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये रेफरेंस पार्टिकल न्यूक्लियर फोर्स किस किस के थ्रू इंटरेक्ट मतलब एक्सपीरियंस करेगा, ये जो सराउंडिंग न्यूक्लियॉन्स है इनके थ्रू ही ये न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बस इतना ही न्यूक्लियर फोर्स फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना। बट अगर हम कूलम एनर्जी की बात करें तो कूलम एनर्जी सिंस लॉन्ग रेंज इंटरेक्शन फोर्स है, तो ये बहुत सारे मतलब पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। ये सराउंडिंग के साथ तो कर ही सकता है, बट बाकी दूर दूर के न्यूक्लियॉन्स के साथ भी कूलम इंटरेक्शन के थ्रू इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। एंड हेंस जितना ज्यादा हमारा साइज होगा न्यूक्लियस का, उतना ही ज्यादा कूलम इंटरेक्शन एनर्जी डोमिनेंट होगा एंड उतना ही ज्यादा अनस्टेबल हमारा न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए जिसने भी न्यूक्लियस बनाया है, भगवान ने या फिर जिसने भी बनाया है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा बना दिया है प्रोटॉन का फॉर हैवियर एज, ठीक है। मतलब जितने ज्यादा ए होगी उसमें न्यूट्रॉन नंबर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्रोटॉन नंबर, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन नंबर न्यूक्लियर एनर्जी को तो कंट्रीब्यूट करेगा बट कूलम एनर्जी को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको हम ग्राफिकली इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो ये एन है एंड ये जेड है, तो एन जेड कर्व हम बोलते हैं इसको। एंड एन जेड कर्व में एक्चुअली होना तो ये चाहिए था, क्यों, क्योंकि होना ये चाहिए था इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में डिस्टिंग्विश नहीं करता, बट सिंस प्रोटॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, है ना, एंड प्रोटॉन की हरकतों की वजह से हमें प्रोटॉन को कम प्रेफरेंस देना पड़ा एंड न्यूट्रॉन को ज्यादा प्रेफरेंस देना पड़ा, ठीक है। सो दिस इज एन ग्रेटर देन जेड, ठीक है। सो एन ग्रेटर देन जेड होता है हमारे पास। अब जब हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ डिस्कस किया था ये वाला, ठीक है। अब इसमें हमने एक कंसिडरेशन लेके चले थे कि एन इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू ए बाई टू होता है। अब वहां पे हमने जब ये डिराइव किया था सारा का सारा, तब हमने ये देखा था कि न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ने से घटने से कोई ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, है ना। तब यही कंसिडरेशन करके चले थे। अब हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि न्यूट्रॉन का नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होगा, है ना। तो इस चीज को हमें एनकाउंटर करना पड़ेगा, इस फैक्टर को भी हमें लेना पड़ेगा अपने बाइंडिंग एनर्जी के कर्व में, ठीक है, या फिर बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूले में हमें ये लेना पड़ेगा ताकि एग्जैक्ट एक्सप्रेशन बाइंडिंग एनर्जी का हमारे पास मिल सके, ठीक है। तो इस चीज को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो केसेस लेंगे, ठीक है। केस वन, केस वन तब होगा जब प्रोटॉन का नंबर इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन का नंबर इज इक्वल्स टू ए बाई टू होता है ना। ये तुम लोगों को पता होगा कि z इज इक्वल्स टू एन होगा तो z इज इक्वल्स टू ए बाई टू होगा एंड एन z के बराबर n है तो z इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू ए बाई टू होगा, है ना। ये कैलकुलेट करके देख लेना यहाँ से, ठीक है। सो ये केस जब हम लेंगे, ठीक है, तब हम एनर्जी निकालेंगे, इस केस के करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालेंगे, इसका जिसकी एनर्जी की वैल्यू E1 रख देते हैं नाम, ठीक है। एंड केस टू हम लेंगे तब
जब z इज नॉट इक्वल्स टू n इज नॉट इक्वल्स टू a/2। ठीक है, ये सेकंड केस के लिए लेंगे। इसके लिए एनर्जी निकालेंगे E2। ठीक है, एंड अब हम E1 एंड E2 को कंपेयर करेंगे, एंड इनका जो डिफरेंस होगा वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के जो कर्व है उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या फिर जो वॉल्यूम टर्म है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे हम ये न्यूट्रॉन की एसिमेट्री एनर्जी के डिफरेंस को भी हम एनकाउंटर कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो अब ये काम करने में लग जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा कि न्यूट्रॉन नंबर कितना ज्यादा है। तो मान लो कि ऑब्वियस सी बात है, जब मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे तो n इजिकल्स टू a/2 हुआ करता था, है ना। सो n इजिकल्स टू a/2 था पहले। अब इसमें मान लो कि न्यू नंबर ज्यादा है। ठीक है, मतलब न्यूट्रॉन नंबर न्यू से ज्यादा है। ठीक है, एंड z जो है वो a/2 हुआ करता था पहले। अब हम ये मान लेते हैं कि z इजिकल्स टू a/2 माइनस न्यू है। ठीक है, n को न्यू नंबर से बढ़ा दिया पहले वाले केस से, एंड z को न्यू नंबर से घटा दिया। ठीक है, सो अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में ज्यादा मतलब डिफरेंस कितना होगा, n माइनस जेड करोगे तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नंबर में। सो a/2 प्लस न्यू माइनस a/2 प्लस न्यू। ठीक है, सो कितना बनेगा, ये a/2 ये a/2 कैंसिल हो जाएगा, सो ये 2 न्यू बचेगा, है ना। सो 2 न्यू न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। 2 न्यू क्या है, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब 2 न्यू एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जीज निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एनर्जी निकालने के लिए एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का एनर्जी डायग्राम होगा हमारे पास, एंड यहाँ पे हम प्रोटॉन फिल करेंगे, यहाँ पे न्यूट्रॉन फिल करेंगे। ठीक है, सिंस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और फर्मियंस तो अलग अलग फर्मियंस है, तो एक स्टेट में, एक एनर्जी स्टेट में दो प्रोटॉन्स आ सकते हैं एंड दो न्यूट्रॉन्स आ सकते हैं, एंड दो प्रोटॉन जो आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इनकी ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए, एंड दो न्यूट्रॉन जो यहाँ पे आ रहे हैं इनकी ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि फर्मी जो, क्या बोलते हैं इसका नाम, फर्मियंस जो होते हैं वो पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करते हैं, है ना। एंड पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के तहत हम सिर्फ दो ही पार्टिकल्स को रख सकते हैं एक स्टेट में। ठीक है, दो स्पिन हाफ पार्टिकल्स को एक स्टेट में रख सकते हैं, एंड सिंस ये दो अलग अलग पार्टिकल्स है तो एक एनर्जी लेवल पे, मान लो ये E1 पे हम दो प्रोटॉन्स एंड दो न्यूट्रॉन्स को रख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल चार पार्टिकल्स को रख सकते हैं एक लेवल पे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम फिल आउट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिल आउट करेंगे पार्टिकल्स को। ठीक है, तो मान लो कि हमने यहाँ पे फिल करना शुरू कर दिया, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब z का नंबर कितना है, a/2 माइनस न्यू है। ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन फिल कर लिया। मान लो कि ये एनर्जी लेवल है कितना, a/2 माइनस न्यू होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये a/2 माइनस न्यू डिवाइडेड बाय 2 क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर कितना है, a/2 माइनस न्यू है, एंड a/2 माइनस न्यू डिवाइडेड बाय 2 जो है वो लेवल तक फिल होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 8 पार्टिकल है। ठीक है, तो 8 पार्टिकल को कितने लेवल्स में फिल कर सकते हो, 8 प्रोटॉन्स को कितने लेवल में फिल कर सकते हो, करके देखो जरा। प्रोटॉन 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 एंड प्रोटॉन प्रोटॉन। ठीक है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। ठीक है, आठ आठ प्रोटॉन से कितने लेवल्स चाहिए होंगे हमें, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो चार लेवल चाहिए होंगे, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 लेवल्स चाहिए होंगे हमें 8 प्रोटॉन्स को फिल करने के लिए। ठीक है, सिमिलरली a/2 माइनस न्यू प्रोटॉन्स को फिल करने के लिए a/2 माइनस न्यू डिवाइडेड बाय 2 हमें क्या चाहिए होगा, एनर्जी लेवल चाहिए होंगे, है ना। तो यहाँ तक तो मतलब प्रोटॉन फिल हो गया, अब यहाँ तक न्यूट्रॉन भी फिल होगा क्योंकि a/2 माइनस न्यू डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 2 न्यू एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जितनी भरी जाएंगी, तो न्यूट्रॉन्स यहाँ पे भरे जाएंगे, एंड 2 न्यू एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स है, तो सेम सेम लॉजिक से हम न्यूएथ लेवल तक इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जो लेवल होगा ये न्यू होगा। क्यों, क्योंकि 2 न्यू डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, है ना, तो 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, दैट्स व्हाई 2 न्यू डिवाइडेड बाय 2 लेवल तक ये फिल होगा न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केस 2 वाला कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब केस 1 वाला कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। ठीक है, अब केस 1 वाले कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए हम थोड़ा सा ना फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन करते हैं। हमें क्या पता है, z इज इक्वल टू a/2 है। ठीक है, अब a/2 में माइनस न्यू कर दो और प्लस न्यू कर दो, एक ही बात आ जाएगी, है ना। अब ये हम क्या क्यों कर रहे हैं तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, सिमिलरली न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन है a/2। ठीक है, अब यहाँ पे भी माइनस न्यू प्लस न्यू कर दो। ठीक है, अब इसके लेवल को ड्रॉ करना शुरू कर दो।
ठीक है। सो ये एनर्जी लेवल है, एंड जैसा कि तुम लोगों को पता ही है मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। ठीक है, एंड वैसे भी ये पेंटम में तो बहुत ही बढ़िया हो जाती है, तो इसीलिए थोड़ा कोऑपरेट करना प्लीज। ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रोटॉन 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 फिल कर लिया। ठीक है, ये मान लो कि ये कौन सा लेवल है, ये है A/2 - न्यू डिवाइडेड बाई 2 लेवल से। ठीक है, तो यहाँ पे इतने प्रोटॉन्स को हमने फिल कर लिया यहाँ तक, मान लो। ठीक है, यहाँ तक हमने इतने प्रोटॉन्स और इतने न्यूट्रॉन्स को फिल कर लिया। ठीक है, इतने प्रोटॉन्स और इतने न्यूट्रॉन्स को हमने फिल कर लिया। अब बचे कितने, अब बचा न्यू प्रोटॉन न्यू न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यू प्रोटॉन्स और न्यू न्यूट्रॉन्स को एकोमोडेट करने के लिए कितना चाहिए होगा, सेम यही लॉजिक से न्यू/2 लेवल तक ये फिल होंगे, है ना। सो न्यू/2 लेवल तक न्यूट्रॉन फिल होगा, न्यूट्रॉन फिल होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स न्यू है, तो न्यू/2 लेवल तक ये फिल होगा, है ना। एंड सिमिलरली प्रोटॉन भी न्यू/2 लेवल तक ही फिल होगा। ठीक है, प्रोटॉन 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 प्रोटॉन। ठीक है, सो ये हमारे पास दो कॉन्फ़िगरेशंस आ गई, केस वन और केस टू के रिलेटेड। ठीक है, अब इसको ना मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ कि अच्छी तरीके से लिख लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला होगा। मैं साथ में लिखता हूँ इसको। ठीक है, ये एक हो गया, एंड ये दूसरा है। ठीक है, तो ये केस वन के लिए है एंड ये केस टू के लिए। ठीक है, अब इन दो केसेस को ध्यान से देखो आराम से। ठीक है, तो इन दो केसेस में तुम्हें एक सिमिलैरिटी दिख रही होगी, सिंस हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, एनर्जी का डिफरेंस। ठीक है, इसके एनर्जी और इसके एनर्जी के बीच में डिफरेंस चाहिए। बट तुम्हें ये दिख रहा होगा कि ये जो लेवल है, इतने तक तो सेम सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स भरे जा चुके हैं एंड सेम लेवल तक भरे जा चुके हैं। तो फिर क्या होगा कि इसका कंट्रीब्यूशन जो है, इसके कंट्रीब्यूशन के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इफेक्टिवली अगर हमें एनर्जी में डिफरेंस देखना है, तो इसका इसका एनर्जी माइनस इसका एनर्जी कर देंगे तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा, है ना। सो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें ये ऊपर वाले हिस्से का एनर्जी निकालना है एंड नीचे वाले हिस्से का एनर्जी निकालना है, बस इतना काम करना है। एंड देन हमारा क्या आ जाएगा, एक सेकंड ये सिस्टम लैग कर रहा है थोड़ा सा, गिव मी 1 मिनट। ओके, काम करने लग गया फिर से। ठीक है, हाँ जी। तो हमें क्या करना है, हमें इस ऊपर वाले डिफरेंस को देखना है, ये इसकी एनर्जी निकालनी है एंड इसकी एनर्जी निकालनी है, और इसकी एनर्जी मान लो E1 है, इसकी एनर्जी E2 है। एंड इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस देखेंगे E1 माइनस E2, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के फॉर्मूले से। ठीक है, तो बेसिकली हमें E1 माइनस E2 का डिफरेंस देखना है। तो अब इसके लिए ये मान लो सबसे पहले तो कि ये जो एनर्जी के बीच का स्पेसिंग है, ठीक है, ये जो स्पेसिंग है एनर्जी के बीच का, ये कितना है, डेल्टा है। ठीक है, तो अगर ये डेल्टा है तो ऊपर वाला लेवल कौन सा हो जाएगा, ये भी डेल्टा है and ये भी डेल्टा, स्पेसिंग डेल्टा है। ठीक है, तो ये लेवल अगर मतलब इसको रेफरेंस मान के चले, तो ये 0 है, ये डेल्टा है, ये 2 डेल्टा है, ये 3 डेल्टा है, ऐसा करते करते हमारी मतलब बढ़ेगा। ठीक है, ये हमारा टोटल बढ़ेगा। ठीक है, एंड ये हमारा डेल्टा एनर्जी लेवल हो गया। ठीक है, अब सो इसका टोटल एनर्जी लेवल निकालो जरा। सो सबसे पहले केस में निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस में हम निकालते हैं। अब यहाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो 0 से न्यू/2 तक हमें जाना है ना। तो इसकी कितनी एनर्जी बनेगी, सबसे पहले तो इसकी देखनी पड़ेगी, है ना। सो इसकी कितनी एनर्जी बनेगी, दो प्रोटॉन्स है, दो न्यूट्रॉन्स है, डेल्टा एनर्जी लेवल पे है, ये मतलब डेल्टा है, ये 2 डेल्टा है, ये 3 डेल्टा है एंड सो ऑन। ठीक है, सो डेल्टा एनर्जी लेवल पे है एंड कितने पार्टिकल्स है, 4 पार्टिकल्स है, तो 4 डेल्टा बन गया। ठीक है, सिमिलरली 4 पार्टिकल्स है एंड 2 डेल्टा एनर्जी लेवल पे है, सिमिलरली 4 पार्टिकल्स है, 3 डेल्टा एनर्जी लेवल पे है एंड सो ऑन। ठीक है, कितने तक जाएगा, 4 पार्टिकल्स इंटू न्यू/2 डेल्टा तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 4 कॉमन निकालो और डेल्टा कॉमन निकाल लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन करके तुम्हारे पास कितना बन जाएगा, न्यू/2 बन जाएगा। ठीक है, एंड ये सब हमें पता है, हमें ये पता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन, अगर तुम n नंबर तक जाते हो तो कितना होता है इसका सम, n n+1/2। ठीक है, तो ये सम को तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा लास्ट में, जो E1 की वैल्यू आएगी वो आएगी तुम्हारी डेल्टा न्यू। ठीक है, न्यू/2 + 1। ठीक है,
अब सिमिलरली तुम E2 की वैल्यू निकालो, तुम E2 की वैल्यू निकालो, ठीक है। अब E2 में क्या होगा, E2 में बस न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बढ़ेंगे, ठीक है। अब E2 में बस दो न्यूट्रॉन से दो न्यूट्रॉन से दो न्यूट्रॉन से, बट यहाँ पे डिफरेंस है कि ये न्यू लेवल तक है, ये पहले न्यू/2 लेवल तक दो पार्टिकल्स जा रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू लेवल तक सिर्फ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जा रहा है, तो इसकी एनर्जी निकालो जरा। सो एनर्जी इन टू निकालो। सो सबसे पहले तो डेल्टा एनर्जी लेवल है, डेल्टा एनर्जी लेवल पे कितने पार्टिकल्स है, टू पार्टिकल है, प्लस डेल्टा एनर्जी लेवल इनटू कितने पार्टिकल्स है, टू डेल्टा एनर्जी लेवल इनटू टू पार्टिकल, प्लस टू इंटू थ्री डेल्टा, एंड सो ऑन, ठीक है। अब कितने तक जाएगा, टू इंटू न्यू डेल्टा तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि न्यू न्यू टोटल लेवल है ना, यहाँ पे टोटल जो मैक्सिमम लेवल है वो न्यू है, इसलिए न्यू तक जाएगा, न्यू लेवल तक जाएगा, है ना। सो अब इसका टोटल कैलकुलेट करोगे तुम E2, तो डेल्टा को और टू को बाहर निकाल देना, सो टू डेल्टा यहाँ आ जाएगा, सो 1+2+3 प्लस सो ऑन करके तुम्हारा कितना जाएगा, न्यू तक चला जाएगा, ठीक है। सो इसकी वैल्यू भी डाल दो यही सेम फॉर्मूले में, ठीक है। तो टू डेल्टा इंटू न्यू न्यू प्लस 1/2 आ जाएगा, सो ये आएगा कितना, डेल्टा इंटू न्यू प्लस वन, ठीक है। ये E2 आ जाएगा, ठीक है। सो अब डिफरेंशियल एनर्जी क्या होगा, सो E1 - E2 निकालते हैं। E1 - E2 कितना होगा ये, सो डेल्टा न्यू इंटू न्यू/2 प्लस वन माइनस डेल्टा न्यू न्यू प्लस वन, ठीक है। सो ये होगा तुम्हारे पास एनर्जी। सो ये डिफरेंस जो होगा, एक काम करते हैं, सिंस उल्टा है ना, क्योंकि सेकंड वाले कॉन्फ़िगरेशन का एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, E2 इज ग्रेटर देन E1, तो हम थोड़ा साइन अपोजिट ले लेते हैं, ठीक है, ताकि एक्स डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव आए, E2 - E1 करते हैं, ठीक है। सो आप करेंगे इसको E2 - E1, थोड़ा सा लैग का रेस्ट्रिक्शन, कोई बात नहीं। सो E2 - E1 करेंगे तो हमारे पास जो ये डिफरेंस आएगा, ये कितना आएगा, डेल्टा न्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू आएगा, ठीक है। सो अब हमारे पास ये जो डेल्टा ई की वैल्यू है, ये कितनी आई, डेल्टा न्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। अब ये डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस तब आता है जब हम एन इजिकल्स टू जेड कर्व से डेविएट करते हैं, ठीक है, मतलब न्यूट्रॉन नंबर को ज्यादा मान के चलते हैं प्रोटॉन नंबर से, ठीक है। तो हमें ये लिखना चाहिए कि एन ग्रेटर देन जेड के लिए ये एनर्जी डिफरेंस आती है, एन इजिकल्स टू जेड और एन ग्रेटर देन जेड के लिए ये डिफरेंस आती है, ठीक है। सो अब हम हमारे पास ये डेल्टा और न्यू यूजलेस है, मतलब यूजलेस इंफॉर्मेशन है, ठीक है। डेल्टा और न्यू को हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमारे पास यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर एंड मास नंबर, है ना। एंड हमें ये पता है कि टू न्यू जो होता है वो कितना होता है, न्यूट्रॉन नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर, ये हमने देखा था ऊपर, है ना। सो न्यू क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर डिवाइडेड बाय टू हो जाएगा, ठीक है। सो ये एक चीज आ गई, हमने न्यू को किसके टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, न्यूट्रॉन नंबर प्रोटॉन नंबर के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। एंड अब हम डेल्टा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें ये पता है कि टोटल एनर्जी जो होगी, टोटल एनर्जी जो होगी वो होगी प्रोपोर्शनल टू क्या, ए टाइम्स डेल्टा की, ठीक है। जितना ज्यादा ए इंटू डेल्टा होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक एनर्जी लेवल के बीच का मतलब ऐसे ऐसे एनर्जी लेवल से टोटल, ठीक है। अब एक एनर्जी लेवल के बीच में डेल्टा एनर्जी सेपरेशन है एंड ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को भरे जाने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल एनर्जी जो होगी ये टू बी प्रोपोर्शनल टू ए टाइम्स डेल्टा, है ना। सो डेल्टा वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, है ना। सो डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अब यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गया है, ठीक है। सो अब टोटल एनर्जी की उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। सो डेल्टा ई जो हो जाएगा तुम्हारे पास, डेल्टा ई जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा दो, एसिमेट्री, एंड एन माइनस जेड डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। अब ये जो टू है इसको भी हमने इस मतलब क्या बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में हाइड कर लिया, ठीक है, मतलब एब्सॉर्ब कर लिया। एसिमेट्री एनर्जी इंटू ए माइनस जेड, सॉरी ए नहीं था, एन माइनस जेड बाई, ठीक है। हाँ, एन माइनस जेड बाई है। अब एन को हमने मतलब बाइंडिंग एनर्जी फॉर्म में ज्यादा लिखा नहीं है, ठीक है, मतलब ज्यादा लिखा ही नहीं है इन द सेंस कि हमने पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो कूलर एनर्जी है, सरफेस एनर्जी, वो सारी की सारी एक्सप्रेशन हमने किस टर्म्स में लिखे हैं, या तो जेड के टर्म्स में या तो ए के टर्म्स में लिखे हैं। इसको भी ए के टर्म्स में लिखा जा सकता है, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन होता है ना। इफ ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन होता है, देन हमारा एन क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड हो जाएगा।
तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। सो डेल्टा ई जो हो जाएगी हमारी टोटल, वो हो जाएगा एसिमेट्री इंटू ए माइनस टू जेड डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, सो ये हमारे पास एसिमेट्री एनर्जी आई, एंड इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बाइंडिंग एनर्जी एसिमेट्री से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी एस एसिमेट्री। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया एसिमेट्री एनर्जी। ठीक है, ये बक्से को हटा दे, ज्यादा बक्सा हो जाएगा, ज्यादा बक्सा हो जाएगा, रखने की जगह नहीं बचेगी फिर। ठीक है, सो अब ये आ गया हमारे पास एसिमेट्री एनर्जी की वैल्यू। ठीक है, अब एक और फैक्टर है जिसको हमें एनकाउंटर करना है, या फिर एनकाउंटर तो नहीं, मतलब इनकॉर्पोरेट करना है हमारे बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूले में। ठीक है, तो वो कौन सा फैक्टर है? वो है पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी क्या होता है? पेयरिंग एनर्जी बेसिकली इस तरह का एनर्जी होता है जिसमें हमें पेयरिंग करने की जरूरत पड़े। ठीक है, अब इसका हालात गया था, सॉरी। हाँ, तो पेयरिंग एनर्जी में क्या होता है बेसिकली कि जब प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पेयर होते हैं, ठीक है, तब ऐसा पाया गया है कि जिस भी न्यूक्लियस में इवन इवन न्यूक्लियाई होते हैं, उसकी स्टेबिलिटी जो है बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे अब इवन इवन न्यूक्लियाई के लिए क्या होता है, जब प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर करते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पेयर करते हैं, एंड वो ऐसा पाया गया है कि वो लोग टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है वो जीरो कर देते हैं। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन पेयरिंग ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा, इसको इवन इवन न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, इवन इवन न्यूक्लियाई का मतलब ये है कि इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इफ इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आएंगे एंड इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे, तो दे मतलब दे अलाइन इन सच अ वे दैट द टोटल एंगुलर मोमेंटम बिकम्स जीरो, एंड हेंस दे इंक्रीज देयर स्टेबिलिटी। तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। ठीक है, तो इवन इवन न्यूक्लियस जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू इवन ऑड एंड ऑड इवन न्यूक्लियस। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? इवन इवन न्यूक्लियस होता है, एंड देन फिर इवन ऑड या फिर ऑड इवन। ठीक है, ये न्यूक्लियस होते हैं, एंड देन होता है कौन सा? ऑड और न्यूक्लियस। सबसे कम स्टेबल होता है ऑड और न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब इस चीज को हमें अपने बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूले में अगर इनकॉर्पोरेट करना पड़े तो हम एक नया टर्म ऐड करेंगे यहाँ पे। इसका मैं एक्सप्लिसिट डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, so binding energy pairing, which is equals to 0 plus minus a pairing divided by a की पावर 3/4। ठीक है, अब ये हमारा पेयरिंग एनर्जी आ जाएगा, एंड इसका कन्वेंशन ये रहेगा कि जीरो हम तब लेते हैं जब इवन और न्यूक्लियर होता है, प्लस हम तब लेते हैं जब इवन इवन न्यूक्लियर होता है, एंड जब नेगेटिव हम तब लेते हैं जब इवन सॉरी ऑड ऑड न्यूक्लियर होता है। ठीक है, सो ऑड और न्यूक्लियर के लिए बाइंडिंग एनर्जी घट जाएगी। ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी घट जाएगी, एंड इवन इवन न्यूक्लियर के लिए स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, एंड ऑड इवन न्यूक्लियर के लिए क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये कन्वेंशन लेते हैं। ठीक है, एंड ये सब टर्म्स हमारे पास आ गई है, पेयरिंग एनर्जी, एसिमेट्री एनर्जी। ठीक है, कूलम एनर्जी यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ था, एक गायब हो रहा है कि मेरा सिस्टम थोड़ा सा हैंग कर रहा है। ठीक है, सो कूलम एनर्जी है, एंड फिर हमने जो मेन वाला अपना सरफेस एनर्जी है एंड वॉल्यूम एनर्जी है, ये सारे टर्म्स हमने कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब इनको क्लब करने का टाइम आ गया है। ठीक है, अब वक्त आ गया है कि सारे एवेंजर्स को साथ में लिखा जाए। सो बाइंडिंग एनर्जी टोटल जो है वो कितना आएगा? ए बी इंटू ए, ये सबसे मेन कैरेक्टर हुआ करता था। ठीक है, ए बी इंटू ए माइनस ए एस इंटू ए की पावर 2/3। ठीक है, माइनस ए सी इंटू जेड जेड माइनस वन डिवाइडेड बाई ए की पावर 1/3 माइनस एस ए माइनस 2z होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, एंड प्लस माइनस कमा जीरो, है ना, ए पी डिवाइडेड बाई ए की पावर 3/4। ठीक है, ये हमारा टोटल बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आ गया जो कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल प्रेडिक्ट करता है
एंड लास्ट के जो दो टर्म्स है वो लिक्विड ड्रॉप मॉडल प्रेडिक्ट नहीं करता है, बट ये लास्ट के दो जो टर्म्स है वो हमारे न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज की वजह से आते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज एंड एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स की वजह से आते हैं। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल बेसिकली ये तो हमारा लिक्विड ड्रॉप मॉडल के साथ हैंड टू हैंड जाता है, बट ये लास्ट के जो दो टर्म्स है ये हमने एक्सप्लिसिटली ऐड किया हमारे थियरी में टू मेक इट मोर बेटर, ठीक है। तो ये हमने बाइंडिंग एनर्जी का वो क्या बोलते हैं फॉर्मूला डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका इंडिविजुअल ग्राफ ड्रॉ करेंगे एंड हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ सच में वैसा ही आता है जैसा हम चाहते हैं या फिर नहीं आता, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब चीजें कर रहे होंगे एंड हम नेक्स्ट वीडियो से बाकी नेक्स्ट टॉपिक्स भी स्टार्ट करेंगे। न्यूक्लियर आइसोबार्स भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मोस्ट स्टेबल आइसोबार्स भी कैलकुलेट करेंगे एंड और क्या बचा हुआ है, एंड देन मास पैराबोला को डिस्कस करने वाले होंगे। मास पैराबोला की वजह से बीटा डीके को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे एंड देन फिर हम जाएंगे सेल मॉडल में एंड हो सके तो फर्मी गैस मॉडल भी कर लेंगे, ठीक है। So, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा तुम्हें ग्राफिकल चीज में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मैं पाइथन सीख रहा हूँ, तो अगर तब तक सीख लिया मैंने, ठीक है, तो तुम्हें मतलब ग्राफ वगैरह प्लॉट करके दिखा दूंगा। नहीं तो हो सके तो डेस्कबॉक्स में भी मैं करके देख सकता हूँ, देखते हैं कॉपीराइट इशू नहीं आए तो कर लूंगा। चलो फिर, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। बाय बाय।